नमस्ते भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बात की थी, आईपीसी सेक्शन 498A डॉरी की बात की थी, मैंने सीआरपीसी 125 दंड प्रक्रिया संहिता 125 भरण पोषण की बात की थी, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा की कुछ मैंने बात की थी, कुछ मैंने डाइवोर्स के रिलेटेड बात की थी। उसमें मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जिसमें कि मेरा ये था कि किस तरीके से न्यायालय डाइवोर्स की डिक्री पारित करता है, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। दूसरा ये कि एक मुश्त रकम का जो प्रावधान है सिर्फ महिला के लिए ही क्यों है, क्या एक्ट का वॉयलेशन यहाँ पे नहीं होता है, क्या पुरुष एक मुश्त रकम के लिए अपनी पत्नी से नहीं मांग कर सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे आपसे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अपने केस में फ़ायदा मिल सके। और दूसरी बात कि अगर आपकी कोई राय है, आपकी कोई कमेंट है, या आप हमारे तथ्यों से असहमत हैं, तो हम उस पर सुधार करेंगे। आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए दीजिए। अगर कोई क्वेरी मुझे अच्छी लगती है तो उसके आधार पर हम अपनी बात आपको यूट्यूब के मार्फत, अपने वीडियो के मार्फत हम आप तक रखेंगे। तो हमारी इस मुहिम में बहुत सारे अधिवक्ता भाई हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे पीड़ित भाई हमारा संग दे रहे हैं, और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। आप लोगों से मेरा फिर से एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे, उन लोगों को जानकारी मिले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, इसलिए उनको रोका जाए, उनको बचाया जाए। स्थिति में उनको किसी भी तरीके से तसल्ली दी जाए, हिम्मत दी जाए। यही मैं काम करता आया हूं और आप लोगों से भी यही सहयोग की उम्मीद करता हूं। तो आगे अब हम अपनी बात पे आते हैं कि जैसा कि मैंने कल बोला था कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत में अगर कोई न्यायालय तलाक की डिक्री पारित करता है तो उस डिक्री में सच्चाई कितनी हो सकती है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो तलाक डाला जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 के तहत में, दो तरीके से तलाक हो सकता है। चाहे वो लड़की डाले, लड़की मीन्स महिला, मतलब विवाहित महिला, या फिर पुरुष डाले, विवाहित पुरुष, कोई दोनों में से कोई एक डाले। तो वो एक तो क्रिल्टी के आधार पर डाल सकते हैं, उनको क्रिल्टी साबित करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी प्रतिवादी को नोटिस जाता है। वो सिर्फ कहने के लिए क्रिल्टी है, लेकिन पक्ष सुना जाता है सामने वाले का भी। दूसरा ये है कि जो डाइवोर्स का जो है, जो केस फाइल होता है, जो परिवार जो है, प्लांटिफ जो है, वो आम सहमति से, महिला पुरुष की आम सहमति से अपना दाखिल कर सकते हैं। इसमें सक्षम मजिस्ट्रेट प्रोविज़न के हिसाब से 6 महीने की पहली डेट दे सकते हैं। उसमें अगर सहमति बनती है साथ रहने की तो एक बार कोशिश की जाती है। नीचे फैमिली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी अदालतें हैं, हमेशा यही सोचती हैं कि किसी तरीके से परिवार एक बार बसे। लेकिन निचली जो ट्रायल कोर्टें हैं, निचले ट्रायल कोर्टों की मनमानी चलती है, वो लोग अपने अनुसार आदेश करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये बात बताएंगे, हो सकता है मेरा क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा हो आप सभी के लिए, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तलाक की जो डिक्री पारित होती है, चाहे वो महिला ने तलाक का मुकदमा डाला हो या पुरुष ने तलाक का मुकदमा डाला हो, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ तलाक की डिक्री की। वो चाहे किसी ने भी डाली हो, चाहे वो एक्स पार्टी मिली हो या फिर वो मेरिट्स पे मिली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात हम करते हैं सिर्फ तलाक की बात कर रहे हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी मजिस्ट्रेट कोई तलाक की डिक्री पारित करते हैं तो हमेशा वो ये देखते हैं कि जिस दिन वो आदेश करते हैं वो शादी संबंध विच्छेद उसी दिन से बताते हैं कि आज से शादी का संबंध विच्छेद हुआ। क्या ये सही है? क्या संबंध विच्छेद उस दिन से माना जाएगा? अगर संबंध विच्छेद उस दिन से माना जाएगा तो शादी तो 2 साल पहले हुई है,
उसका जिक्र भी एफिडेविट पे किया है उसने, महिला ने या पुरुष ने। तो आप किस संबंध को विच्छेद कर रहे हैं? आप शादी को विच्छेद कर रहे हैं। जो दावा दायर किया गया है, चाहे एक्स पार्टी हो या फिर म्यूचुअल में हो, वो जो दावा डाला गया है वो शादी को विच्छेद करने के लिए डाला गया है, शादी के संबंधों को विच्छेद करने के लिए डाला गया है। अधिकतर आपने आदेशों में देखा हो, डिक्री में देखा होगा कि जिस दिन आदेश किया जाता है उसी दिन लिख दिया जाता है कि आज से संबंध विच्छेद हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। संबंध विच्छेद उस दिन से होना चाहिए जिस दिन शादी हुई थी, और जिस दिन शादी हुई थी, शादी से लेके उस दिन तक जिस दिन आदेश हुआ, जितने दिन आपकी पत्नी रही है आपके साथ में या आपका पति रहा है आपके साथ में, तो आप एक मुश्त रकम के भागीदार भी बन सकते हैं। आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से एक मुश्त रकम ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 25 में साफ तरीके से कहा गया है कि एक मुश्त रकम जो है वो कोई भी ले सकता है, पति भी ले सकता है, पत्नी भी एक दूसरे से। लेकिन आज दिन तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी फैमिली कोर्ट ने पुरुष को कभी पत्नी से एक मुश्त रकम दिलवाई। क्यों? वो शादी के बाद पति के पास नहीं रही है क्या? जब वो पति के पास रही है तो पति भी अपना मांग सकता है एक मुश्त रकम, जैसा कि एक्ट ऑफ प्रोविजन में है। हम एक्ट ऑफ प्रोविजन से अलग हटके कभी कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, कभी कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, तलाक शब्द, जब तलाक की बात आ जाती है, चलो तलाक की डिक्री भी हो गई, लेकिन सीआरपीसी 125 में पत्नी की परिभाषा तो ये कही गई है कि जब महिला विवाहित है या तलाक होने के बावजूद भी वो भरण पोषण का मुकदमा डाल सकती है, तब तक कि वो शादी सो ना करे, जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। तो ऐसे में पति कैसे उसकी शादी साबित कर सकता है? वो दूसरी तरफ शादी भी कर सकती है, कर लेगी, और इधर 125 का खर्चा पानी भी डाल देगी। तो आप ही बताइए, क्या ये तलाक नाम का ड्रामा नहीं चल रहा है हमारे देश में? क्या ये पुरुषों के साथ मजाक नहीं हो रहा है? जब एक्ट ऑफ प्रोविजन में एक मुश्त रकम देने का अधिकार पति को भी है, पत्नी को भी है, तो फिर एक पक्ष को क्यों? तो इन्हीं सारी बातों को लेके हम आपके सामने आए हैं। दूसरी बात यह है कि 125 के तहत में जब पत्नी की परिभाषा दी गई है कि तलाकशुदा भी अपने पूर्व पति से भरण पोषण ले सकती है, सारे अधिकार उसके बंधक रहेंगे, अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो बच्चे के मार्फत भी ले सकती है जब तक कि वो शादी नहीं होती। तो यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्या वो पुरुष जिसको तलाक मिला है या जिससे तलाक लिया गया है, क्या वो उस महिला की दूसरी शादी साबित कर देगा? अगर वो साबित नहीं कर पाएगा तो वो तो भरण पोषण देते रहेगा। तो कितना बड़ा वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, मजाक बना रखा है। ये मजाक ही तो है। तो यहाँ पे हमें मजिस्ट्रेट, चलो ठीक है, मान लिया कि वो हमारी पत्नी है, तलाक के बाद भी पत्नी है, तलाक से पहले ही पत्नी है, तो हमें मजिस्ट्रेट यहाँ पे दूसरी शादी करने की तलाक के दावे में अनुमति क्यों नहीं देते हैं? जब तलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। जब तलाक हो गया है, उससे पहले भी वो सारे अधिकार रखती थी, तलाक होने के बाद भी सारे अधिकार रखती थी। ये पति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा साबित करना कि साहब वो शादी कर ली है। जब तक वो शादी शो नहीं कर देगा तब तक उसका वो सारे हर्जे खर्चे हटेंगे नहीं। तो यहाँ पे भले ही आप खर्चा पानी दे दो, पूर्व पति से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करने की अनुमति भी तो दे सकते हैं आप। वो क्यों नहीं न्यायालय देता? आखिर में एक्ट ऑफ प्रोविजन का वायलेशन क्यों होता है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या ये पुरुषों की अधिकारों के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या ये जीने का अधिकार का खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसका खिलवाड़ नहीं हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सवाल खड़े करते हैं। जब भी आप दावा दाखिल करें तो एक मुश्त रकम के लिए आप अपनी पत्नी से भी मांग सकते हैं। अगर न्यायालय उसको खारिज करते हैं तो आपके पास में ऊपरी कोर्ट का रास्ता है। और ये सारी बातें जो हैं वो एक्ट ऑफ प्रोविजन में हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट में पत्नी की परिभाषा कुछ अलग है तो घरेलू हिंसा में पत्नी की परिभाषा अलग है, तो सीआरपीसी 125 में पत्नी की परिभाषा अलग है। पत्नी हर जगह पत्नी ही जैसी रहेगी।
और हर जगह उसकी परिभाषा एक जैसी ही रहेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी बात कोर्ट में नहीं उठाएंगे, स्पष्ट तरीके से नहीं उठाएंगे, आप लोगों के सहारे रहेंगे, तो आपको कहीं भी जीत हासिल इतनी आसानी से नहीं होगी और आप जीवन भर लुटते रहेंगे। ये सिर्फ महिला को एक मुश्त रकम, एक पच्छी रकम देने का केवल एक ब्लैकमेलिंग का साफ साफ तरीके से धंधा है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लूज फॉल्स हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, इसलिए हम आपको आगे बताते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7906300632 पर आ सकते हैं और हमारा जो मदद के नाम पर जो फीस है वो 300 रुपये हमारे कॉल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं, मैं परेशान हो जाता हूं, इसलिए हमें लिमिटेड करने के लिए और अपनी सुरक्षा को देखते हुए मुझे मजबूरन में ये रखना पड़ा है। इसको आप अन्यथा ना लें और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमें उचित लगेगा हम आपका जवाब देंगे। धन्यवाद।